Good morning everyone. How are you? I am fine and I hope you also fine. तो सभी लोग कैसे हैं, है ना? सभी लोग अच्छे होंगे, खुश भी होंगे। अभी अभी त्योहार गए हैं और अभी और आगे आने वाले भी हैं, है ना? और सभी ने अच्छे से उसको एंजॉय भी किया होगा। तो फिर से एक बार हम अपनी ऑनलाइन क्लास लेकर आपके साथ में हैं, ठीक है? तो आज फिर से हम अपनी हिंदी विषय को पढ़ने वाले हैं। पिछली बार हम लोगों ने अपना जो चैप्टर था तेनाली वाला उसको फिनिश किया था। उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था? तेनाली की बुद्धि के बारे में पढ़ा था। छोटी सी एक चित्रकथा पढ़ी थी और उस चित्रकथा में हम लोगों ने क्या सीखा था कि आप अपनी बुद्धि को थोड़ा सा अलग तरीके से प्रयोग करके लोगों से डिफरेंट हो सकते हैं, है ना? अब आज हम लोग अपना जो हिंदी व्याकरण है बेटा, हिंदी विषय का जो व्याकरण वाला भाग है उसको आरंभ कर रहे हैं, है ना? इसके पहले हम लोगों ने भाषा और व्याकरण पढ़ा था। उसके बाद में हम लोगों ने वर्ण पढ़े थे और उसके बारे में पढ़ा था कि वर्ण किसे कहते हैं और मात्राएं किसे कहते हैं। याद आया? हाँ, तो आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? शब्द और वाक्य। हमारा पार्ट 3 है शब्द और वाक्य, है ना? तो अब चूंकि बीच में बहुत सारे दिन बीत चुके हैं, हम आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं। हमने पढ़ा था कि अपने मन के भावों को व्यक्त करने का जो माध्यम होता है, जो तरीका होता है, उसे हम लोग भाषा कहते हैं। आप लोग हिंदी भाषा प्रयोग करते हैं। तो जब भी किसी चीज़ को देखकर या आपके मन में कोई भी ख्याल आता है, भाव आता है, तो जब आप उसको सामने वाले से एक्सप्रेस करते हैं या शेयर करते हैं, तो उसके लिए आप अपनी हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, है ना? तो वो होती है भाषा। फिर हमने पढ़ा था व्याकरण, है ना, कि व्याकरण किसे कहते हैं। बहुत सरल से उसमें हमने ये पढ़ लिया था कि व्याकरण जो होती है वो हमें किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाती है। ये नहीं कि हिंदी भाषा हो या कोई दूसरी भाषा हो, उस भाषा को शुद्ध रूप से, शुद्ध मतलब बिल्कुल सही तरीके से बोलना या सिखाने वाली जो पुस्तक होती है जिसमें उसके नियम लिखे होते हैं। नियम मतलब रूल्स, कि हिंदी भाषा में आपको अपने लिए कौन सा शब्द प्रयोग करना है, दूसरों के लिए कौन सा शब्द प्रयोग करना है, फिर किसी वस्तु के लिए आपको कौन सा शब्द प्रयोग करना है। ये सारे नियम या रूल्स जिस पुस्तक के अंदर लिखे हैं उसे हम लोग व्याकरण कहते हैं। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि व्याकरण के बिना भाषा को तो ना समझा जा सकता है, ना ठीक से बोला जा सकता है। फिर उसका हमने एक अगला भाग पढ़ा था वर्ण एवं मात्राएं। हमारी भाषा चाहे हम बोल कर यूज़ करें या हम लिख कर प्रयोग करें बेटा, भाषा के लिए सबसे जो जरूरी चीज़ और पहली चीज़ होती है वो होते हैं वर्ण। वर्ण यानी कि अक्षर। बिना अक्षर के कोई भी भाषा का कोई भी शब्द या मन का कोई भी भाव न तो बोला जा सकता है न लिखा जा सकता है। कैसे? सिंपल सी बात, आपके मन में ख्याल आया, आपको भूख लग रही है ना? आपको मम्मी से अगर ये कहना है कि मुझे भूख लगी है, तो आप उनसे कैसे कहेंगे? आपके मन में तो वो विचार आ रहा है, मम्मी से हमें कहना भी है, लेकिन हम कैसे कहेंगे? ज़रूरी तो नहीं है कि हमें वो जो भाषा के आती है बोलना वो मम्मी वैसा का वैसा समझें। वो तब समझेंगे जब आप अपने उस विचार को मुंह से बाहर निकालते समय उसके लिए सही वर्ण प्रयोग करेंगे। मम्मी, म आधा म, पूरा म, उसमें बड़ी ई की मात्रा मम्मी, ऐसा आपको बोलना पड़ेगा। या माँ, म के अंदर आ की मात्रा चंद्रबिंदु, आप उच्चारण करने के लिए आपको वो अक्षर बोलना पड़ेगा, तब तो माँ को सुनाई देगा कि आप उन्हें पुकार रहे हैं। माँ मुझे भूख लगी है। सिर्फ अगर इतना बोलोगे ना माँ भूख, तो मम्मी कैसे समझेंगी कि आपको भूख लगी है। इसलिए हमारी भाषा को प्रयोग करने हेतु सबसे जरूरी चीज हमने पढ़े थे वर्ण, है ना? फिर वर्ण के साथ हमने मात्राएं पढ़ी थी कि वर्ण हमारी हिंदी में कितने होते हैं? 54 होते हैं। फिर हमारे
वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। फिर हमने जाना था कि स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं, और हिंदी भाषा में यही स्वर मात्रा के रूप में प्रयोग होते हैं। फिर इन स्वरों के बाद में जितने भी आपके 33 अक्षर बचते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। याद रखिए, स्वर को मात्रा के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं, है ना। इसको हम आ की मात्रा के रूप में, इसको हम ई की मात्रा के रूप में, इस वाले स्वर को हम बड़ी ई की मात्रा के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन व्यंजनों को आप मात्रा के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि व्यंजनों के साथ अ वाला स्वर हमेशा जुड़ा होता है। तो इनकी मात्रा नहीं बनती, लेकिन स्वर की मात्राएं बनती हैं या स्वर मात्रा में परिवर्तित होते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि स्वर भी 3 प्रकार के होते हैं और व्यंजन भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा हमने पढ़ा था अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ मतलब जो गले के बहुत गहराई से आते हैं। फिर हमने पढ़े थे ऊष्म व्यंजन, जिन व्यंजनों को या वर्णों को बोलते समय मुंह से थोड़ी गर्म हवा निकलती थी, वो हमने पढ़े थे ऊष्म व्यंजन। फिर हमने पढ़े थे आपके संयुक्त व्यंजन, है ना। ये आपका क और श को मिलकर हमने क्या बनाया था, श। फिर त और र को मिलकर हमने बनाया था त्र, है ना। तो जब दो वर्णों को या दो व्यंजनों को मिलाकर कोई वर्ण बनता है तो वो क्या कहलाता है, संयुक्त वर्ण या संयुक्त व्यंजन। वर्ण इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि दो व्यंजनों को मिलाकर ही वो बन रहा है, तो वो संयुक्त व्यंजन कहलाता है। स्वरों को मिलाकर संयुक्त स्वर नहीं बनता है, क्योंकि स्वर अपने आप में वैसे भी मात्रा के रूप में प्रयोग हो जाते हैं। फिर हमने एक पढ़ा था द्वित्व व्यंजन, जब मैम संयुक्त भी व्यंजन, द्वित्व भी व्यंजन। हाँ, क्योंकि आप अ को आधा नहीं लिख सकते कि मैंने ये 2 बार अ लिख दिया, नहीं। स्वर है ये ऑलरेडी मात्रा के रूप में प्रयोग हो जाते हैं, इसलिए इनको हम द्वित्व में नहीं लिख सकते। द्वित्व में आप सिर्फ व्यंजन को लिख सकते हैं, है ना। ये आधा च पूरा च, बच्चा, पत्ता, बच्चा, पत्ता। तो जब आप व्यंजन को 2 बार प्रयोग कर रहे हैं तो बहुत सरल सी बात है, उसे हम लोग द्वित्व व्यंजन कहेंगे। स्वर तो द्वित्व में प्रयोग ही नहीं हो रहा, तो द्वित्व स्वर कह ही नहीं सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने अपना पिछला वाला पार्ट पढ़ा था व्याकरण का। बेटा व्याकरण हमेशा एक क्रम से चलता है। आपको अगर आगे की चीज समझना है तो आपको पहले अपने पुराने वाले अभ्यास पर जाना आवश्यक होता है ना। अब आज हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में, शब्द और वाक्य के बारे में। तो इसके लिए सबसे पहले सभी लोग क्या करेंगे, अपनी बुक का पेज नंबर 140 देखिए बेटा, आपकी पेंसिल बुक का जो फर्स्ट सेम है उसमें पेज नंबर 140 खोलेंगे और फिर हम शब्द और वाक्य को पढ़ना आरंभ करते हैं। आज हम सिर्फ इस वाले शब्द को पढ़ेंगे बेटा कि शब्द किसे कहते हैं। याद रखिए, भाषा वर्णों से फिर वर्णों से मिलकर बनती है, बिना वर्ण के भाषा का प्रयोग हो ही नहीं सकता। अब पहले आपने वर्ण पढ़ा, वर्णों को जोड़कर आपने शब्द बनाया, शब्दों को जोड़कर फिर आप वाक्य बनाते हैं, और जब आपका वाक्य पूरा बन जाता है तो आपके मन के सारे भाव अपने आप प्रकट हो जाते हैं। लेकिन उसके लिए भी एक शर्त है कि आप सही वर्ण प्रयोग करें, वर्णों को मिलाकर सही शब्द बनाएं, सही शब्दों को व्यवस्थित जमा कर आप एक वाक्य बनाएं जिसका अर्थ होना चाहिए। मैं विद्यालय जाता हूँ, मैं विद्यालय जाता हूँ, इसमें आपने क्या किया देखिए, मैं विद्यालय जाता हूँ, है ना। आपने मैं के लिए सही वर्ण प्रयोग किया म,
उसमें सही मात्रा लगाई आय की। विद्यालय के लिए आपने व, उसमें ई की मात्रा, ध आ की मात्रा, ल य विद्यालय, सही वर्ण प्रयोग किए। सही वर्णों को आपने सही जगह रखा तो ये एक सही शब्द बना विद्यालय। ज में आ की मात्रा, जाता तो ज में आ, त में आ की मात्रा ता, जाता हूँ। यानी आपने इस वाक्य में वर्णों को भी सही लिखा है, वर्णों को सही जमा के शब्द भी सही लिखा है और फिर आपने प्रत्येक शब्द को उसके व्यवस्थित तरीके से लिखा है। तो आपका मन का जो विचार है या जो बात है वो पूरी हो रही है कि मैं विद्यालय जाता हूँ। लेकिन यदि मान लीजिए आप मैं की जगह क्या लिख देते, तू, है ना, जाता हूँ को आप पहले लिख दो, है को मैंने लिख दिया, हूँ लिख देती हूँ मैं। विद्यालय, अब मैंने विद्यालय लिखने के लिए क्या कर दिया, यहाँ पे आपने व में आ की मात्रा लगा दी, ध्या में ई की मात्रा लगा दी, ये अब क्या हो गया, एक तो आपने अक्षर गलत लिया, फिर शब्द आपका गलत बन गया। आप जब अक्षर ही सही प्रयोग नहीं करेंगे तो आपका शब्द गलत बन गया। शब्द को आपने फिर क्या करा, उसके सही जगह पे नहीं रखा तो आपका वाक्य क्या बना, तू जाता हूँ वाद्यायल। ओ माय गॉड, ये क्या हुआ, मैं बोलना कुछ चाह रहा था और यहाँ तो कुछ और ही निकल रहा है। मतलब इसका तो कोई अर्थ ही नहीं है। मेरे मन में जो भाव था उसका अर्थ तो बिल्कुल ही गोल हो गया, विपरीत हो गया। तो आपके मन के भाव प्रकट करने के लिए आपकी भाषा का सही प्रयोग होने के लिए क्या जरूरी है, पहले तो वर्ण सही हो, वर्ण को मिलाकर शब्द सही हो, शब्दों को मिलाकर वाक्य भी सही हो, तभी उसका अर्थ सही निकलता है। तो हमने अपनी भाषा को सही तरीके से प्रयोग करने के लिए अभी तक वर्ण पढ़े थे, अब आज हम शब्द पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, शब्द के लिए देखिए हम पुस्तक पढ़ रहे हैं, आप सभी लोग अपने हाथ में पुस्तक लेंगे, पेज नंबर 140, ध्यान दीजिए। शब्द दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर जब एक निश्चित अर्थ देते हैं तो शब्द कहलाते हैं, है ना। हम यहाँ पर बहुत सरल तरीके से और संक्षिप्त में शब्द की परिभाषा लिखते हैं। ये रहा शब्द, ठीक है। दो या दो से अधिक वर्ण, दो या दो से अधिक, सही तो बात है। एक अक्षर का तो कोई शब्द बनता नहीं है, दो शब्द मिनिमम चाहिए हमें, है ना। उससे अधिक भी आप प्रयोग कर सकते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों जब एक निश्चित अर्थ देते हैं, है ना। मिलकर जब एक क्या करते हैं, निश्चित अर्थ देते हैं, तो शब्द कहलाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण जैसे बता देते हैं हम आपको। उदाहरण के लिए जैसे आपने लिया फ और उसमें ल को जोड़ा तो क्या बना था आपका, फल, है ना। या फिर आपने लिया र, उसमें आ की मात्रा जोड़ी, या आप सिंपल आ भी अगर जोड़ते हो फिर म, ठीक है। तो र धन आ होकर क्या हो जाता है, राम, क्योंकि स्वर क्या होता है, जुड़ने के बाद में हट जाता है, ठीक है। या इसी को आप सरल तरीके से ऐसे भी लिखते हैं ना, क धन ई की मात्रा, धन त धन आ की मात्रा, धन ब, तो इक्वल क्या हो जाता है आपका, किताब, है ना। अब ये तो हुआ शब्द। शब्द फिर से दोहरा रही हूं, दो
या दो से अधिक वर्ण मिलकर, ये देखिए मिलाया मैंने धन का चिन्ह लगा के, जब एक निश्चित अर्थ देते हैं, निश्चित अर्थ मतलब ये फ और ल को मिलाया तो क्या बनता है? फल। फल का एक अर्थ क्या होता है? खाने वाली चीज, है ना। र आ म राम, इसका एक अर्थ क्या हुआ? किसी व्यक्ति का नाम। क ई त आ ब किताब। जब मैंने दो से अधिक वर्णों को मिलाया और जो चीज बनी उसका अगर एक निश्चित अर्थ है तो वो क्या कहला रहा है? शब्द। किताब का मतलब क्या होता है? पुस्तक, पढ़ने वाली चीज। अगर मैं सिर्फ क रहने दूं तो भी उसका कोई अर्थ नहीं है, सिर्फ त रहने दूं उसका कोई अर्थ नहीं है। क ई मैंने लगा दिया और त और ब किताब, यानी कि उसका कोई अर्थ नहीं है, ये एक शब्द नहीं है। अगर आप वर्णों को जोड़ रहे हैं, दो या दो से अधिक वर्णों को मिला रहे हैं, लेकिन यदि उसका अर्थ नहीं निकल रहा, उसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा, तो वो शब्द है ही नहीं। कैसे? सिंपल, जैसे न धन ल, तो ये क्या आपका शब्द बनता है? नल, जिसमें से पानी आता है। लेकिन अगर मैं ल धन न जोड़ती हूँ तो ये क्या बन जाता है? ल न। अरे ऐसा तो कोई शब्द ही नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता क्योंकि दो वर्णों को मिलाया अवश्य है हम लोगों ने, मगर इसका कोई अर्थ नहीं है। दुनिया में कभी भी किसी ने इसको किसी चीज के अर्थ के लिए, किसी काम के अर्थ के लिए प्रयोग किया ही नहीं है, तो यह शब्द नहीं है। ठीक है, चलिए अब शब्द भी कैसे होते हैं बेटा? दो प्रकार के होते हैं। शब्दों को हम लोगों ने क्या करा है? उनको दो आधार पर बांट दिया है। सभी शब्द एक जैसा अर्थ तो नहीं देते हैं, कुछ शब्दों का अर्थ अलग होता है, हमारे मन के कुछ अलग भाव प्रकट करते हैं, है ना। विद्यालय विद्यालय की जगह होता है, मैं के लिए होता है, मैं मतलब हम अपने लिए प्रयोग करते हैं, विद्यालय आप उस जगह के लिए प्रयोग करते हैं जहाँ पढ़ने जाते हैं। तो जब शब्द एक जैसे एक ही अर्थ नहीं देते हैं, इसका मतलब जब उनको बनाया गया तो उनके अंदर किस बेस पर हमने अंतर रखा था वो हमको पता होना चाहिए। शब्दों का वर्गीकरण मुख्यतः दो आधार पर किया गया है। शब्द का वर्गीकरण, शब्दों का वर्गीकरण, ठीक है। शब्दों का वर्गीकरण हम कैसे करते हैं? अब देखिए बेटा, शब्दों का वर्गीकरण पहला होता है बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर, ठीक है। अब बनावट के आधार पर कैसे हो रहा है? देखिए, बनावट के आधार पर भी शब्द के तीन भेद होते हैं। इसके तीन भेद हैं बेटा। एक होते हैं आपके रूढ़ शब्द, दूसरा होता है आपका यौगिक शब्द, और तीसरा होता है आपका योग रूढ़ शब्द। ठीक है, चलिए अब हम इन्हें पहले पढ़ लेते हैं ताकि हमें इन्हें कैसे बांटना है, इसी प्रकार क्यों बांटना है वो पता चल जाएगा। बनावट के आधार पर देखिए, पहला है रूढ़ शब्द। वे शब्द जो एक निश्चित अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। अर्थात बनावट के आधार पर शब्द कैसे बने, भाषा में अपने मन से बने हैं तो क्यों बने हैं और वो शब्द ऐसा ही क्यों बना है, उसके आधार पर हमने शब्दों को तीन भागों में बांटा। पहला है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द में वे शब्द हमने केवल लिए हैं, अपने प्रयोग करने वाले से वो शब्द लिए बेटा जो कि क्या करते हैं, एक केवल निश्चित अर्थ हमें देते हैं। अर्थात
जिन शब्दों का अर्थ केवल एक ही होता है, फिक्स होता है कि इस शब्द का अर्थ और कुछ नहीं हो सकता, वो शब्द आपका कहलाता है रूढ़ शब्द। जैसे कि आपका है सूर्य। सूर्य यानी वो जो आसमान में चमकता है, पृथ्वी, या फिर आपका है सिंह, है ना। ये सब क्या है बेटा, इसके उदाहरण हैं। जब मैं कहती हूं कि सूर्य चमकता है, सूर्य चमकता है, इसका मतलब होता है कि सूर्य शब्द उसी के लिए बना है। मैं चंद्रमा के लिए सूर्य शब्द प्रयोग नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आप लोग इस डेफिनेशन को अपनी रफ कॉपी में लिख लीजिए, फिर हम अगला वाला शब्द आपको बताते हैं बेटा। मैं पुनः दोहरा रही हूं कि जब हम अपनी भाषा में कोई शब्द ऐसा प्रयोग करते हैं जो कि किसी एक शब्द के अर्थ के लिए ही फिक्स होता है। मान लीजिए अगर मैंने कहा लड़का, लड़का जो है वो सिर्फ लड़के के लिए ही प्रयोग होगा, लड़की के लिए मैं कभी भी लड़का शब्द प्रयोग नहीं कर सकती हूँ बेटा, है ना, क्योंकि लड़का और लड़की में बहुत अंतर है, जितना अंतर सूर्य और चंद्रमा में है। रूढ़ यानी कि आपका अर्थ होता है फिक्स, निर्धारित। जो शब्द एक निश्चित अर्थ के लिए ही प्रसिद्ध या निर्धारित होता है। जब भी दुनिया में हिंदी भाषा में कभी आप पृथ्वी शब्द इस्तेमाल करेंगे तो वो आप अपने इस पृथ्वी प्लेनेट के लिए ही प्रयोग करेंगे। आप कभी भी चंद्रमा प्लेनेट के लिए या दूसरे जो प्लेनेट हैं उनके लिए कभी भी आप पृथ्वी शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसी प्रकार है जैसे सिंह, सिंह शब्द हम हमेशा किसके लिए प्रयोग करते हैं, लॉयन के लिए। आप कभी भी बियर या डियर के लिए सिंह शब्द प्रयोग नहीं कर सकते। हिरण हिरण होता है और शेर शेर होता है। शेर हिरण का शिकार कर सकता है लेकिन हिरण शेर का शिकार नहीं कर सकता है। यानी कि जो ताकतवर है, जिसमें बहुत पावर है ना, जिसका शरीर भारी भरकम है जानवरों में सबसे ज्यादा, वो वाला जो है शेर, उसके लिए मैं शब्द प्रयोग करती हूँ शेर। हिरण के लिए मैं शेर शब्द प्रयोग नहीं करती। तो ऐसे शब्द जो केवल एक निश्चित अर्थ वाले चीज के लिए ही प्रयोग होते हैं उन्हें हम कहते हैं रूढ़ शब्द। रूढ़ मतलब जो ठोस हैं, हमेशा एक जैसे होते हैं, उन्हें कहते हैं हम रूढ़ शब्द, है ना। आपने कई बार एक शब्द सुना होगा रूढ़िवादी, मतलब जो चला आ रहा है उसी को हम अगर फॉलो करते हैं, उसी को सिर्फ मानते हैं, तो वो होता है रूढ़िवादी, है ना। अगर आप समय के साथ नहीं बदलते तो आप रूढ़िवादी कहलाते हैं। तो इसी प्रकार जब हम शब्दों को जो बनने थे वैसे के वैसे ही आज तक प्रयोग हो रहे हैं, यूज किए जा रहे हैं, वे शब्द होते हैं रूढ़ शब्द, ठीक है। अब कोई आपको कंफ्यूजन तो नहीं है, डाउट तो नहीं है, ओके। फिर अगला शब्द है हमारा यौगिक। यौगिक का मतलब होता है मिलकर बना हुआ। अगर कोई चीज दो चीजों से मिलकर बनती है तो वो यौगिक कहलाती है। जब शब्दों से यानी दो शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाया जाता है और उसका कोई अर्थ नया निकलता है तो वो शब्द कहलाता है यौगिक। हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। जो शब्द एक से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे जैसे बताएं, बहुत सारे। ये हमने लिखा विद्या, है ना। विद्या का मतलब क्या होता है, शिक्षा।
धन आलय, आलय का मतलब होता है घर। तो जिस घर में पढ़ाई की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? विद्यालय, है ना। एक और सरल शब्द जैसे हम बताते हैं आपको, दूध वाला। दूध एक पीने की चीज है, वाला व्यक्ति के लिए होता है, लेकिन अगर दूध और वाला को जोड़ दिया जाए तो एक नया शब्द क्या बनता है? दूध वाला। मतलब जो व्यक्ति दूध बेचता है उसे हम दूध वाला कहते हैं। सूर्य धन उदय, ये सूर्य है वो जो आकाश में चमकता है, उदय मतलब उसका निकलना, और उन दोनों को मिला दिया जाता है तो क्या शब्द बनता है? सूर्योदय। ये देखिए, ये रहा सूर्य धन उदय, ये दो शब्द हैं। सूर्य का मतलब सन, उदय का मतलब होता है निकलना, राइज, है ना। सनराइज को हम लोग इकट्ठा करके क्या बोल देते हैं? सूर्योदय। अब सूर्य एक आपका ग्रह है, या आप उसको कभी कभी वस्तु मान लेते हैं, हम सूर्य निकला। उदय एक क्रिया है, लेकिन जब दोनों शब्दों को जोड़ दिया तो क्या बन गया? सूर्योदय, मतलब सूर्य के निकलने का समय। अब वो क्या हो गया? दोनों मिलकर एक समय बन गए हैं। ठीक है, तो ऐसे शब्द जब दो शब्दों को मिलकर बनते हैं वो कहलाते हैं यौगिक। जैसे आपका सब्जी वाला, आपका, ठीक है। अगला वाला हम समझा रहे हैं योग रूढ़। हम लोग थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे ताकि हमारे दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहे बेटा। फिर है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, है ना, और फिर भी वे एक निश्चित अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अर्थात ऐसे शब्द जिसके अंदर इसकी भी क्वालिटी होती है और इसकी भी क्वालिटी होती है, यानी कि दिखने में वो इस शब्द की तरह होंगे लेकिन वो बनते समय इसकी तरह होंगे। दो शब्दों से मिलकर बनेगा लेकिन बना हुआ ऐसा दिखेगा। कैसा? मैं आपको एक शब्द लिख के बताती हूँ। जैसे हम लोग लिखते हैं आपका लंबोदर। क्या लिखते हैं हम लोग? लंबोदर, है ना। अब ये शब्द जो है बेटा, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। कैसा? लंबा धन उदर। ठीक है, लंबा धन उदर और इक्वल होकर क्या बना है? लंबोदर। लेकिन ध्यान रखिए, ये शब्द आप हर किसी के लिए प्रयोग नहीं कर सकते। लंबोदर शब्द आप सिर्फ किन के लिए प्रयोग करते हैं? भगवान गणेश के लिए, जिनका उदर बहुत लंबा है, उन्हें हम लंबोदर कहते हैं। या फिर आप जैसे एक शब्द इस्तेमाल करते हैं नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, नील धन कंठ, नील धन कंठ, उसको मिलकर बनता है नीलकंठ। बनते समय यौगिक की तरह है और अर्थ देने में रूढ़ की तरह है, इसलिए इस तरह के शब्दों को हम लोग क्या बोलते हैं? योग रूढ़ शब्द। जो बनता यौगिक की तरह है मगर दिखने में किसकी तरह होता है? रूढ़ शब्द की तरह। किसी एक के लिए आपने जब भी बोलते नीलकंठ तो आप हमेशा नीलकंठ शब्द उस व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं जिसका कंठ नीला होता है, या तो आप भगवान शंकर के लिए ही हमेशा यह शब्द प्रयोग करते हैं। और आजकल नीलकंठ पक्षी भी आपने कभी देखा हो, उसके लिए आप ये प्रयोग करते हैं क्योंकि उसका कंठ भी नीला होता है बेटा। तो एक बार हम पुनः इन परिभाषाओं को पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए आप सभी और यहाँ पर ध्यान देते जाइए। वे शब्द जो एक निश्चित अर्थ प्रदान करते हैं या एक निश्चित अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं, वे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। फिर जो शब्द एक से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। तीसरा, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ हो फिर भी वो एक निश्चित अर्थ के लिए ही जाने जाते हैं
उन्हें हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे आखर, आखर का मतलब होता है अक्षर भी, है ना। पंकज, पंकज कमल को भी कहते हैं और पंकज हम जो है कीचड़ को भी कहते हैं। तो ऐसे शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, योग रूढ़ शब्द कहते हैं। तो सभी बच्चे इसको ध्यान से अपनी रफ कॉपी में बनाएंगे ताकि जब आप इसको समझें तो आपको इस चित्र के द्वारा इन शब्दों को जानने में और समझने में आसानी रहे। हम आपको 2 मिनट का वक्त दे रहे हैं। सभी लोग इस कार्य को अपनी कॉपी में करेंगे, रफ कॉपी में। सभी बच्चों ने ये कार्य कर लिया होगा। अब सभी बच्चे एक कार्य करेंगे कि घर पर इस शब्द की परिभाषा को और शब्दों का जो हमने वर्गीकरण पहला बनावट के आधार पर किया है इसको पढ़ेंगे और शब्द बनाने की कोशिश करेंगे। आप जितने अलग अलग रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द बना सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, बता सकते हैं, वो आप बाकायदा इसमें लिख सकते हैं और हमें भेज सकते हैं कि मैम देखिए मैंने ये शब्द है तो क्या ये मैंने सही चुना है, ये योग रूढ़ मैंने एक नया शब्द चुना है तो ये वही है क्या। तो इस प्रकार आज के लिए हम अपना कार्य यहाँ पर इसलिए छोड़ रहे हैं ताकि आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ें और उसे अपने पास रखें। एक साथ जब हम पढ़ते बेटा तो सब मिक्स हो जाता है। तो हम अपने इस पार्ट को बाद में अपने अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। आप सभी का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।